Hello everyone, welcome back to the channel Commerce JRF अड्डा प्लेटफॉर्म. दिस इज सौम्या हियर. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ द डे जो है आपका फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट यूनिट 1 ऑफ कॉमर्स. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज का जो सेशन है बहुत ही शॉर्ट रहेगा और फेमा आज के सेशन में पढ़ेंगे. और आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट होगा, आपको शॉर्ट वीडियो में ही आपको आज मैं फेमा इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगी कि आपको कभी भी फेमा से कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं फेमा. इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा जरूर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999. तो सबसे पहले बात करते हैं फेमा से पहले भी एक बॉडी आई हुई है यहाँ पर, द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, दैट इज कॉल्ड फेरा. फेरा को ही रिप्लेस करा था फेमा ने. तो सबसे पहले हम फेमा की तरफ आ जाते हैं. फेमा से आने से पहले फेरा पे आते हैं. फेरा की एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि फेरा की जरूरत क्या पड़ी थी आने की और फेमा कब क्यों कैसे आया था. तो अगर मैं बात करूं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 फेरा की, हमारे इंडिया इस टाइम पे 1972 टू 1973 पर जो हमारी इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो ना के बराबर था. यानी बहुत ही खराब कंडीशन थी इंडिया की. ठीक है, जो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था उसकी बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन थी, यानी जीरो के बराबर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से. अब मैम ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होते हैं? देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब कि इंडिया के पास टोटल कितना रिजर्व है. टोटल रिजर्व का मतलब कितना गोल्ड है, कितना फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं और कितना आपके पास स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है. फॉरेन करेंसी एसेट्स का मतलब आपकी करेंसी छोड़कर, यानी रुपी को छोड़कर, रुपए को छोड़कर बाकी और कंट्रीज की कितनी करेंसी आप लोगों के पास है, इंडिया के पास कितनी है, कितना स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है इंडिया के पास. तो उस टाइम पे रिजर्व बिल्कुल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया का जीरो के बराबर था, यानी बहुत ही खराब बदतर हालत में. इसीलिए फेरा को लेकर आया गया. फेरा को 1973 में लेकर आया गया. अब फेरा आ तो गया. अब फेरा ने आते ही ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कंट्रोल करना शुरू कर दिया. तो जहां पे भी कंट्रोल का वर्ड आता है ना, तो आप समझने की कोशिश कीजिए, कंट्रोल कभी भी अच्छा नहीं होता किसी भी चीज पे. चाहे पेरेंट्स का बच्चों के ऊपर हो, चाहे किसी भी चीज पे अगर कंट्रोल वर्ड आता है ना वो कहीं नेगेटिव वे में लिया जाता है, एज अ रिस्ट्रिक्शन माना जाता है. ठीक है, तो फेरा आया तो फेरा ने क्या करा, कंट्रोल करना शुरू कर दिया रिजर्व्स पे. फेरा ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए इंडिया पे कि आप वहां ट्रेड नहीं कर सकते, आप वहां ट्रेड नहीं कर सकते. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हमारी करेंसीज हैं वो बाहर नहीं जा सकती हैं. यानी किसी बच्चे को अगर आप फेवरेट खिलौना दे देते हो किसी बच्चे का, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी लड़की है, उसको आप एक डॉल दे देते हो उसकी पुरानी, तो वो उसको ऐसे पकड़ के रखती है कि वो किसी को नहीं दे सकती और किसी की हिम्मत नहीं कि वो उसके पास से क्या कर ले, वो गुड़िया जो है वो छीन ले. वो इस तरीके से अपने पास ऐसे दबा के रखती है उस गुड़िया को. इसी तरीके से फेरा ने इंडियन रिजर्व जो फॉरेन रिजर्व था इंडिया का, उसको एकदम कंट्रोल करके रख लिया था कि वो इतने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी. फिर 1991 में आपका एलपीजी एक्ट आया जो कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन. इसके आने के बाद क्या हुआ, इंडिया में थोड़ा सा डेवलपमेंट देखने को हो यहाँ पर शुरू हुआ, थोड़ी सी इजी हो गया, इंडिया लिबरल हो गया, ग्लोबलाइजेशन आने लगा, यानी आप बाहर की कंट्री के साथ जो है वो ट्रेड कर सकते हो. तो ये चीजें काफी बेहतर होने लगी. तो जब इतना कंट्रोल बढ़ने लगा था फेरा का, तो डिसाइड हुआ कि यार फेरा तो काम नहीं करेगा, क्योंकि तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, ये तो कंट्रोल कर रहा है, तो इससे और भी हालत खराब हो रही क्योंकि शॉर्टेज है हमारे पास. तो इसीलिए फेमा को लेकर आए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1919 को लेकर आया गया. ठीक है, The Foreign Exchange Regulation Act 1973 FERA was replaced a new act called the Foreign Exchange Management Act 1999. लेकिन वो इफेक्ट कब से हुआ था, जून 1 2000. ठीक है, तो ये डेट भी याद रखिएगा, 1 जून 2000 से ये फोर्स में आया था. अब फेमा आया तो फेमा ने कंट्रोल नहीं करा. देखिए, फॉरेन रिजर्व जो थे, इंडिया का जो रिजर्व है, फॉरेन करेंसी रिजर्व है, जो रिजर्व टोटल रखते हैं इंडिया के पास, उसने बोला कि हम कंट्रोल नहीं करेंगे. फेमा ने बोला ना ही हम रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, ना ही हम कंट्रोल करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल ट्रेड को प्रमोट करेंगे, हम मेंटेन करेंगे, हम डेवलप करेंगे, ताकि फॉरेन एक्सचेंज स्मूथ कंडक्ट हो पाए. यानी बाहर से आप ट्रेड करिए, आप दूसरों के फॉरेंसी करेंसीज को लीजिए, आप अपने दीजिए, आप आईएमएफ से एसडीआर लीजिए, ठीक है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आप लीजिए. तो उसने बहुत ही स्मूथ तरीके से जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को कंडक्ट करना शुरू कर दिया, उसने कंट्रोल नहीं किया.
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने रेगुलेट किया, प्रमोट किया, मेंटेन किया, डेवलप्ड किया, बट कंट्रोल नहीं किया, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में स्मूथली कंडक्ट होने लगा। इसीलिए फेमा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसने रिप्लेस किया था फेरा को, और ये 1 जून 2000 आया था। इसके 49 सेक्शन थे इस एक्ट के अंदर। एक शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब बात करते हैं कि इसमें क्या बोला गया था। फेमा में ये चीज बोली गई थी कि सबसे पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव फेमा का था, उसने बोला था कि हम एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट करेंगे ताकि फॉरेन एक्सचेंज आता रहे, हमारी कंट्री से भी जाता रहे और आता रहे। ठीक है भाई, अगर आप एक्सटर्नली ट्रेड करोगे, दूसरे लोगों से, दूसरी कंट्री से ट्रेड करोगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, तो इससे फॉरेन एक्सचेंज अच्छी तरीके से रेगुलेट मेंटेन होता रहेगा। ये बोला था, ऑब्जेक्टिव था फेमा का। इन्होंने क्या बोला कि अब फेमा में हम सारी चीजें कर तो रहे हैं भाई, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी तो होने चाहिए। बिना रूल्स रेगुलेशन के तो कुछ भी नहीं चलने वाला। ठीक है, हर जगह कानून होता है। तो फेमा ने भी कानून जो है वो बनाया कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे भाई, उनका सारा जितना भी पावर है वो हम आरबीआई को दे देते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पे रेगुलेट करेगी, जो भी इसके रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, सब आरबीआई के ऊपर रहेगा। ठीक है, जितना भी सारा इसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो आपकी आरबीआई को दे दी गई थी। फिर बोलते हैं इट प्रोहिबिट्स फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग अंडरटेकिंग अदर देन ऑथराइज्ड पर्सन। अब ऐसे ही कोई भी आम इंसान आकर फॉरेन एक्सचेंज डील नहीं कर सकता फॉरेन एक्सचेंज में। इन्होंने बोला कि कोई सभी को रेस्ट्रिक्टेड है, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज में ऐसे ही डील नहीं करेगा, सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन को ही यहाँ पर अलाउड होगा। अभी ऑथराइज्ड पर्सन क्या होते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, it give full freedom to the resident of India to hold or own or transfer any foreign security or immovable property situated outside of India। फेमा ने बोला कि जो इंडिया के रेजिडेंट हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, जो भारतीय निवासी हैं, उनको पूरा फ्रीडम है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर वो आउटसाइड ऑफ द कंट्री है, भाई फॉरेन कंट्री में उन्होंने कोई खरीद रखी है या कुछ भी ओन कर रखी है, तो वो उनको अलाउड है कि वो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी एक चीज है वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी सी। ये ऑफिशियली आया था 1 जून 2000 में, ये आपको याद रखना चाहिए। एंड द इट अराइवल पेव द वे फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PLML ऑफ 2002। इसके आने की वजह से एक नया एक्ट और आया था मार्केट में, इंडिया में, जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था 2002। ये भी याद रखिएगा। अब फेमा ने फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट्स में। ठीक है, फेमा ने बोला भाई ट्रांजेक्शन तो होंगे, लेकिन सिर्फ 2 ही कैटेगरी में होंगे, 2 ही अकाउंट में होंगे, जो आपके करंट है और आपके कैपिटल ट्रांजेक्शन होंगे। इसके अलावा और कोई भी अकाउंट यहाँ पर नहीं ओपन होगा। अभी करंट क्या है और कैपिटल क्या है, डिटेल में सुनिएगा। देखिए, करंट अकाउंट या करंट ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जहां पर आपकी या जो इंडियन रेजिडेंट है या जो भारतीय निवासी है, भारतीय नागरिक है, उनके एसेट्स और लायबिलिटीज में किसी भी तरीके का कोई ऑल्टरेशन ना होना, किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होना। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं इंडियन रेजिडेंट हूँ, इसका एग्जाम्पल समझिएगा। मैं गई घूमने बाहर, कहीं भी घूमने गई, अमेरिका गई, फॉरेन चली समझ लीजिए, सपने में तो जा ही सकते हैं, एग्जाम्पल में जा सकते हैं, रियल में नहीं। तो एग्जाम्पल में मैं अमेरिका गई घूमने के लिए, जस्ट फॉर हॉलीडेज। तो अभी एक तरीके का फॉरेन एक्सचेंज ही है ना भाई। मैं यहाँ से रुपए लेके जाऊंगी, वहां मैं डॉलर कन्वर्ट करूंगी, वहां खर्चा करूंगी, शॉपिंग करूंगी, उनके पास हमारा जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके का ही फॉरेन एक्सचेंज है। इससे मेरे एसेट्स पे या मेरी लाइबिलिटीज पे क्या कोई फर्क आएगा? मेरे एसेट्स या मेरी लाइबिलिटीज में कोई फर्क आएगा? जी नहीं मैम, बिल्कुल आपके एसेट्स और आपकी लाइबिलिटीज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसे बोलते हैं करेंट अकाउंट। वही कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट्स के अंदर वो वाले ट्रांजेक्शन्स आते हैं जहां पर एक इंडियन रेजिडेंट भारतीय निवासी के एसेट्स और लाइबिलिटीज के अंदर चेंज आए या फिर कोई भी ऑल्टरेशन हो। जैसे कि एग्जांपल समझिए, मैं यहाँ इंडिया में रह रही हूँ, मैंने कोई भी फॉरेन कंपनी है उसके शेयर्स खरीद लिया, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया। सोचो भैया, मैं इतनी पैसे वाली हो गई, देखो है ना, कि मैंने फॉरेन से, अमेरिका से उनके शेयर्स खरीदे, कोई भी कंपनी से कोई शेयर्स खरीदे, तो यहाँ पे मैंने, मेरे एसेट्स बढ़ गई, तो मेरे एसेट्स यहाँ पर चेंज हुए या नहीं हुए? बटना घड़ना कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी, एसेट्स लाइबिलिटीज बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती है। ठीक है, तो यही बोला गया है कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट्स में आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज इंडियन रेजिडेंट्स के चेंज होते हैं, करेंट अकाउंट में चेंज नहीं होते हैं। बहुत ही शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी जाती है कि जितना भी फ्लो ऑफ पेमेंट होगा, कितना आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज, कितना जा रहा है फॉरेन करेंसी, कितनी आ रही है, कितनी जा रही है। ठीक है, फॉरेन करेंसी का मतलब समझिए, ट्रांसलेट कर मतलब कन्वर्जन कराना, सॉरी कन्वर्जन कराना। इस
फॉरेन करेंसी का, जैसे मान लीजिए अब मैं अमेरिका गई तो मैं रुपए को चेंज कराऊंगी ना डॉलर में, रुपए नहीं चलेगा ना, वहां पे गांधी जी नहीं चलते, ठीक है, तो वहां पे तो मुझे चेंज कराना पड़ेगा डॉलर में, तो उसी को फॉरेन करेंसी बोली जाती है। अगर जिसको नहीं पता होगा मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो फ्लो ऑफ पेमेंट को कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कंट्री से बाहर कितना आ रहा है, कंट्री से कितना अंदर आ रहा है, वो सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे पावर दे दी। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होंगे फेमा, फॉरेन सिक्योरिटी से रिलेटेड होंगे, ठीक है, एक्सचेंज होंगे, वो बिना फेमा के अप्रूवल के आप नहीं कर सकते हो, आपको फेमा का अप्रूवल चाहिए होगा। दूसरी चीज, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे बेटा वो ऑथराइज पर्सन के थ्रू होंगे, कोई भी मुंह उठा के जाके डीलिंग नहीं कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में आ सकते हैं। In the general interest of the public, the government of India can restrict an authorized individual from carrying out foreign exchange deals with the current account. यानी यहाँ पे बोला गया है कि अगर कुछ पब्लिक का भले के लिए, जैसे कि अगर कुछ ज्यादा कैपिटल मिसयूज हो रहा है या कुछ ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम आ रही है गवर्नमेंट को, तो फिर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड वाले जो इंसान है, जहाँ पे मैंने बोला ना कि सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही डील कर सकता है, अगर ऐसा कुछ है कि जनरल इंटरेस्ट या कुछ पब्लिक के भले के लिए या सरकार के भले के लिए अगर कुछ ऐसा काम करना पड़े, तो गवर्नमेंट जो है ना वो ऑथराइज्ड इंडिविजुअल को भी रोक सकती है डील करने से। अभी मैंने आपको बोला ना कि इंडिविजुअल सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन डील कर सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा होता है कि जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, यहाँ पे अगर कोई ऐसा इमरजेंसीज आ जाती हैं या कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है, जैसे ज्यादा जैसे कि करप्शन हो रहा हो या कुछ कोई इलीगल एक्टिविटीज हो रही हो, ठीक है, अगर ऐसी कोई चीज है तो गवर्नमेंट जो है वो ऑथराइज पर्सन को भी रोक सकती है कि आप फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं करेंगे, करंट अकाउंट में ना ही कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। वही बोली गई है कि आरबीआई जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है बिल्कुल ट्रांजेक्शन्स पे कैपिटल अकाउंट में, अगर वो जो है चाहे वो ऑथराइज इंडिविजुअल कर रहा हो, लेकिन आरबीआई के पास पूरा हक होता है कि वो कैपिटल अकाउंट से अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा होगा तो आरबीआई उस पर रोक लगा सकती है, ठीक है। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट लगाएगी और आरबीआई लगाती है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में। अच्छा हाँ, एक टॉपिक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि वैसे तो अगर मैं बात करूं जनरल रूल की, तो हमें इंडियन रेजिडेंट को अलाउड नहीं होता है कि आप जो है वो कहीं भी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी खरीद के रख लें बाहर आउटसाइड ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन इसमें भी कंडीशंस रखी हुई हैं, जैसे कि अगर आपको गिफ्ट से मिला हो, भाई अगर आपको कोई नॉन रेजिडेंट फ्रेंड है, कोई अमेरिका कोई अंग्रेज दोस्त है आपका, कोई अंग्रेज रिश्तेदार है आपके, ठीक है, अगर उसको उसने आपको कोई गिफ्ट दे दिया या कोई इनहेरिटेंस जैसे हम कहते हैं ना पूर्वजों की जमीन होती है या कुछ ऐसा है, अगर आपको मिलता है तो आपका पूरा हक होता है कि आप इंडिया में रहकर भी उसको क्या कर सकते हो, आप होल्ड कर सकते हो उस प्रॉपर्टी को, ठीक है। एक होता है प्रायोरिटी रेजिडेंस की वजह से, फॉर एग्जांपल अभी पहले मैं अमेरिका में रहती थी कुछ साल तक, वहां मैंने एक जमीन खरीदी, अब मैं आ गई हूँ इंडिया में और इंडिया में 182 डेट से ज्यादा रह रही हूँ मैं, अब मैं इंडिया की सिटीजन हो गई, तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं अब वहां की जमीन बेचूं, मैं इंडिया में रहकर भी उसका कंट्रोल कर सकती हूँ, उसे होल्ड कर सकती हूँ। तो ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है, कि आप इंडिया में भी रहकर जो है वो आप थ्रू गिफ्ट्स या फिर रेमिटेंस या फिर आपको किसी इनहेरिटेंस में कोई चीज मिली है तो आप उसे होल्ड कर सकते हो, या फिर प्रायरी रेजिडेंस, पहले आप एनआरआई थे अब आप रेजिडेंट हो गए हो, तब भी आपने जमीन वहां ली थी, लेकिन इंडिया में रहकर भी जो है वो आप पूरा होल्ड कर सकते हो उसको। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम्स में आए थे, एक बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन करेंसी में क्या क्या चीजें आती हैं, और क्वेश्चन ने पूछा था नॉट इंक्लूडेड, क्वेश्चन में पूछा था नॉट इंक्लूडेड, मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा दूंगी जब मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगी तब। तो यहाँ पर बोला गया है कि फॉरेन करेंसी की डेफिनेशन के अंदर अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिपॉजिट, क्रेडिट एंड बैलेंस पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, कोई भी डिपॉजिट है कोई भी क्रेडिट है आपने फॉरेन करेंसी में पे करी हो वो अलाउड है, फॉरेन करेंसी के अंदर आता है। कोई भी ड्राफ्ट, कोई भी ट्रेवलर चेक, कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज या भी कोई लेटर ऑफ क्रेडिट आपने ड्रॉ तो करे थे इंडियन करेंसी में लेकिन पे करे हैं आपने फॉरेन करेंसी में, या फिर कोई ड्राफ्ट है, ट्रेवलर चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, बैंक ने वो ड्रॉन करे थे आउटसाइड ऑफ इंडिया, अमेरिका में मान लो करे थे ड्रॉ, लेकिन आपने पे किस में करे हैं, इंडियन करेंसी में, तो भी आप इस फॉरेन करेंसीज में इंक्लूड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, इसीलिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट है। अभी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, तो इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया फेमा, पूरी इंडिया में अप्लाई होता है। कोई भी ब्रांच, कोई भी ऑफिस, कोई भी एजेंसी विच इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर तो है पर कंट्रोल कौन कर रहा है भाई, इट इज ओन्ड और कंट्रोल बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। याद रखिए, आपका बाहर तो है, आपने कोई ब्रांच है, आपकी कोई भी ब्रांच है, जैसे एग्जाम्पल समझिए हल्दीराम है, तो हल्दीराम की ब्रांच बाहर खुली हुई है दुबई में मान लीजिए, तो उसको
कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडिया का ही रेजिडेंट कंट्रोल कर रहा है उसको, तो वो आप एप्लीकेबल है वहां पे फेमा, ठीक है। फेमा के अंदर पर्सन की डेफिनेशन दी हुई है, पर्सन कौन कौन से होते हैं। तो फेमा के अंदर इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एजेंसी, ऑफिस, ओवर और कंट्रोल बाय सच पर्सन, ये आते हैं पर्सन के अंदर। ये डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है कभी कभी। अब मैं बात कर रही थी आपसे ऑथराइज्ड पर्सन की, तो ऑथराइज्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं। तो ऑथराइज्ड पर्सन वही होते हैं जो आपको जो डील करते हैं, इन्हीं को ही अलाउड होता है डील करने के लिए, ठीक है। An authorized person is a person who has given the authority for conversion of foreign exchange। देखिए ऐसे किसी को नहीं बैठा देते ना, वो तो एक पावर, एक अथॉरिटी दी जाती है। एक इंसान, आप एक देखोगे, आप जाके बैठ जाते हैं, आप डॉलर एक्सचेंज कराते हो, आप रुपीज एक्सचेंज कराते हो, तो एक पर्सन होता है ऑथराइज पर्सन, उसको अथॉरिटी दी जाती है, उसको पावर दी जाती है कि वो आपके पैसों को जो है वो कन्वर्जन कर सके, ठीक है। तो वो ऑथराइज पर्सन यहाँ पर होता है। अब एक समझिए, मैं यूएसए जा रही हूँ और मुझे जो है वो अपनी करेंसी डॉलर में चेंज करानी है, तो मैं एक्सचेंज के लिए मैं ऑथराइज पर्सन के लिए ही जाऊंगी, ठीक है। किसी ऐसे कहाँ चली जाऊंगी मैं एक्सचेंज कराने? आप बताओ, आप कहीं चले जाओगे ऐसे किसी को पकड़ के एक्सचेंज करा लोगे? आपके, आप मेरे रुपए ले लो, आप मेरे को डॉलर दे दो। एक प्रॉपर ऑफिस होता है, एक प्रॉपर पर्सन, ऑथराइज पर्सन बैठा होता है, वहां जाके चेंज कराते हो। तो वही चीज बोली गई है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है सेक्शन 4, पर्सन एज एन ऑथराइज पर्सन डिस्क्राइब किया है। एक ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर और ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, ये भी चेंज कराती है। जो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट होती है वो भी जो है वो डील करती है फॉरेन एक्सचेंज में, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में रेजिडेंट की क्या डेफिनेशन है वो भी याद कर लीजिए, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेजिडेंट मीन्स, और ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक पर्सन जब इंडिया में 182 डेज से ज्यादा पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में 182 दिन से ज्यादा अगर वो रह गया तो वो इंडियन रेजिडेंट माना जाता है, ठीक है। या फिर कोई पर्सन है या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है या वो रजिस्टर्ड कर रखा हो उसने इंडिया में, तो वो भी माना जाएगा। कोई भी ऑफिस है, ब्रांच है, एजेंसी इंडिया में है, ठीक है, लेकिन जो कंट्रोल है इंडिया में तो है, कोई भी ऑफिस है, कोई भी एजेंसी इंडिया है, ओन्ड और कंट्रोल बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया, ठीक है। या फिर कोई भी ऑफिस है या ब्रांच है इंडिया के बाहर है, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है, जैसे हल्दीराम का मैंने बोला आपको कि दुबई में आपने हल्दीराम खोला हुआ है, पर उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिया का ही निवासी उसको कंट्रोल अगर कर रहा है तो वो माना जाएगा। या भारत में कोई भी कार्यालय, शाखा, कोई एजेंसी है जिसका नियंत्रण भारत से बाहर किसी व्यक्ति के पास है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर रेजिडेंट की कैटेगरी में माना जाता है। तो ये आज का सेशन था, और आई होप आप लोगों को फेमा आज के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा फेमा के अंदर कि फेमा क्या होता है, फेरा क्यों आया था, फेमा क्यों आया था, इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और क्या क्या नहीं थी। थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं फेमा और फेरा के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले फेमा जो है उसके अंदर 49 सेक्शन है, जिसमें से जो 12 सेक्शन है वो ऑपरेशनल पार्ट से रिलेटेड है और बाकी के सेक्शन पीनल प्रोविजन से रिलेटेड है। फेरा में 81 सेक्शन है, जिसमें 32 सेक्शन ऑपरेशनल पार्ट के हैं और रेस्ट जो है वो पेनल्टी, अपील, एक्स्ट्रा वगैरह से रिलेटेड करते हैं। फेमा जो है बेसिकली सिविल लॉ है और फेरा जो है वो कंसिडर किया जाता है क्रिमिनल लॉ। अब मैम फेरा को क्रिमिनल लॉ क्यों कहा जाता है? देखिए फेरा में क्या था, अगर आपने रूल्स रेगुलेशन नहीं माने फेरा के तो आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकता है, यानी आपको जेल हो सकती है, आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। ये तो बहुत खतरनाक है ना भाई, छोटा सा रूल तोड़ने में इतनी बड़ी सजा। फेरा ये करता था, लेकिन फेमा सिविल लॉ है। फेमा कहता है भाई क्रिमिनल नहीं, कोई क्राइम थोड़ी ना है रूल्स तोड़ना, यानी अगर आपने कोई रूल तोड़ दिया हम आपको पेनल्टी दे देंगे, आपको थोड़ा बहुत पैसे वैसे आपसे ले लिए जाएंगे पेनल्टी के नाम पे, ये थोड़ी ना आपको जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन फेरा तो क्रिमिनल लॉ के अंडर कंसिडर किया जाता था और फेमा जो है वो सिविल लॉ के, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी मैंने बता दी है, फेमा जो है अप्लाइज टू ऑल द ब्रांचेस, ऑफिसेस, ब्रांचेस चाहे वो आउटसाइड ऑफ इंडिया हो पर कंट्रोल पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कर रहा है। फेरा जो है वो भी सारे सिटीजन ऑफ इंडिया को ही अप्लाई किया जाता था, एजेंसीज आउटसाइड इंडिया, ठीक है। न्यू टर्म्स क्या है? फेमा के अंदर ट्रांजेक्शन्स मैंने आपको बताए थे, कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स आए थे, लेकिन फेरा के अंदर ये कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात नहीं की गई है। तो इनके बेसिक्स यही डिफरेंस से, ज्यादा डिफरेंस नहीं थे। तो यहाँ से इतना सारे टॉपिक्स मैंने आज करा दिए फेमा और फेरा के, और ये पूरा पूरा टॉपिक कवर हो चुका है, मोस्टली पूरा ही कवर हो गया है, और इससे बाहर क्वेश्चन बनने के कोई ज्यादा चांसेस है नहीं, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आपको पता भी होना चाहिए फेमा फेरा एग्जैक्टली क्या था क्या नहीं है, और इनका डिफरेंस भी क्लियर आप लोगों को हो गया है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, और बाकी आपको मेरी क्वालिटी ऑफ टीचिंग और
जो आपका कंटेंट है वो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज मुझे जेन्युइनली आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। तब तक आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।